नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने त्रिभुजों के विषय में चर्चा की थी और हमने जाना था कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है। और आज भी हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो त्रिभुज ही है। आज भी हम और भी त्रिभुजों के बारे में जानकारियां लेंगे और ये भी सीखेंगे कि त्रिभुज हम बनाते कैसे हैं, त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं और सर्वांग समता के प्रकारों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, एक बार हम उसका अभ्यास यानी कि रिवाइज कर लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो हमने जाना था कि तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं और इसे हम त्रिभुज यानी कि इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। इसे हम पढ़ेंगे त्रिभुज एबीसी। और इसमें हमने जाना था त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं एबीसी, भुजाएं हैं एबीबीसी, सीए। इसी प्रकार से तीन कोण हैं। मैंने कहा था मध्य वाले कोण को पढ़ना होता है, कोण बीएसी, कोण एबीसी और कोण बीसीए। संगत भुजाएं जो एक साथ होती हैं, जैसे कि बी से जाने वाली भुजाएं हैं बीसी और बीए, या फिर आप इसे एबी भी पढ़ सकते हैं, बीसी और सीए। ये आपकी संगत भुजाएं हैं। और भुजा एबी का सम्मुख कोण, ये भुजा एबी है, सम्मुख कोण इसके सामने वाला होगा यानी कि ये कोण सी होगा। इसी प्रकार से तीनों भुजाओं के सम्मुख कोण आप देख सकते हैं। बीसी का सम्मुख कोण आपका कोण ए होगा और आपकी जो भुजा सीए है, इसका सम्मुख कोण आपका कोण बी होगा। इस प्रकार से हमें इसे करना होता है। बच्चों, इसके अलावा हमने क्या जाना था, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के तीन प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि जब दो भुजाएं समान हो, कोई भी दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु, तीनों भुजाएं समान है तब वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और जब कोई भी भुजा समान नहीं है तब आप उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज आप उसे कहेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकारों के पर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जब तीनों ही कोण 90 से कम होते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जब कोई एक कोण आपका 90 डिग्री का हो जाता है तब हम इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और जब कोई भी एक कोण हमारा 90 से अधिक हो जाता है तब हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुजों के प्रकार हमने पढ़े थे। और त्रिभुजों की सर्वांग समता पर भी हमने चर्चा की थी। हमने क्या कहा था कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएं, यानी अध्यारोपण कर लें, यानी कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, तब हम उसे कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। तो जैसे ये दो त्रिभुज हैं, हमने आपको ये एक्टिविटी बिल्कुल ये वाली स्लाइड है, ये पिछली वीडियो में भी दिखाई थी। तो जैसे त्रिभुज एबीसी है, जब मैंने एक्स वाई जेड को उठाकर, इसे हटा दीजिएगा, ये सी यहां आएगा। जब मैंने एक्स वाई जेड को काटकर इसके ऊपर रखा तो इसने पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लिया। कौन से हिस्से ने ढका एक दूसरे को? तो त्रिभुज एबीसी और एक्स वाई जेड में ए कोण एक्स के बराबर था और कोण बी कोण वाई के बराबर और कोण सी कोण जेड के बराबर आया था। इसी प्रकार से भुजा AB की अगर हम बात करें, यदि हम भुजा AB की बात करें बच्चों, तो AB भुजा XY के बराबर आई थी, BC भुजा YZ के बराबर आई थी और AC भुजा हमारी किसके बराबर आई थी? XZ के बराबर आई थी। ये XZ, ये वाली भुजा, ये AC और यहां पर XZ आएगा, यहां पर BC और YZ आएगा और यहां पर आपका AB और XY आएगा। हमने आपको बताया था। तब आप इसे सर्वांग समता के रूप में कैसे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के। तो ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे जब हमें तीन भुजाएं ज्ञात हों। जैसे एक प्रश्न है PQR, PQ दिया है 5, QR दिया है 6 और RP दिया है 4। तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले हम PQ भुजा खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब हम Q पर प्रकार रखकर QR बराबर 6 सेंटीमीटर खोलकर चाप लगाई और RP बराबर 4, R पर P पर रखकर चाप लगाई और फिर दोनों चाप जहां कट रही हैं वो बिंदु R है, उसे आपने P और Q से मिला दिया और इस प्रकार आपको जो त्रिभुज प्राप्त हुआ ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। तो कैसे बनाया, एक बार फिर याद करते हैं दोबारा से। हमने पहले 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, उसके बाद हमने
ये इसे P और Q नाम दिया, तो QR Q पर प्रकार रखा था, Q पर प्रकार रखा है और Q पर प्रकार रखे 6 सेंटीमीटर चाप लगाई। इसी प्रकार से PQ में 5 सेंटीमीटर खोलकर चाप लगाई, जहां कटान बिंदु आया इसको मिला दिया, ये आपका हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न के वीडियो को हम लोग देख लेते हैं कि यह हमने कैसे किया। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि पहले हमने एक बिंदु P बनाया, बिंदु Q, ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, लिख दिया ये 5 सेंटीमीटर। QR यानी Q पर प्रकार रखकर 6 सेंटीमीटर की चाप, P पर प्रकार रखकर 4 सेंटीमीटर की चाप, और फिर जो बिंदु प्राप्त हुआ उसे R नाम दिया, और फिर आपने इन दोनों को यहां पर मिला दिया, और ये जो प्राप्त हुआ है ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। इसके बाद बच्चों हमें त्रिभुज की रचना लिखनी होती है। तो त्रिभुज की रचना कैसे लिखेंगे, क्या क्या किया था अभी हमने, सबसे पहले सर्वप्रथम हमने रेखाखंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। बच्चों चित्र बनाने के बाद, प्रकार और पटरी की सहायता से चित्र बनाने के बाद आपको इस प्रकार से रचना जरूर लिखनी है, रचना लिखना भूलना नहीं है। रेखाखंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, P से PR बराबर 4 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या लेकर चाप लगाई थी P से, ये वाली, और Q से QR बराबर 6 सेंटीमीटर की चाप लगाई थी, और इससे आपको एक बिंदु प्राप्त हुआ था, कौन सा, बिंदु R। तो आपने जो भी किया, फिर R को आपने मिला दिया P और Q से, और फिर यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। ये सभी रचना के पद कहलाते हैं, और रचना के पद हमें अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखने होते हैं। चित्र आप बनाएंगे खाली वाले पेज पर, इसे बनाएंगे आप लाइन वाले पेज पर रेखा गणित की कॉपी में। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी रचना करनी है। इसमें AB AC 7 है, समद्विबाहु दोनों भुजाएं बराबर हैं बच्चों, BC 6 है। तो सबसे पहले मैंने BC ही बना लिया, देखिए सबसे पहले BC बनाया 6 सेंटीमीटर। अब AB 7 है तो B से 7 की चाप लगाई, और C पर रखकर भी 7 की ही चाप लगाई, क्योंकि दोनों भुजाएं 7 सेंटीमीटर हैं। दोनों ने कहां काटा, बिंदु A पर, और इन्हें आपने फिर इसे मिला दिया, और आपको जो प्राप्त हुआ है वही आपका अभीष्ट समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले आपने BC बनाया था, फिर B से एक चाप लगाई 7 सेंटीमीटर की, C से भी चाप लगाई, और फिर उन्हें आपने मिला दिया, और यह आपका अभीष्ट त्रिभुज आपको प्राप्त हो गया है। इसके बाद इसके भी आपको रचना के पद लिखने हैं, ये भूलना नहीं है। तो अब यहां पर बच्चों एक प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नहीं है कि अभी एक रिजल्ट हमने निकाला है, निष्कर्ष है ये हमारा। तो ये निष्कर्ष है, ये कह सकते हैं हम कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, आपने ये 3 भुजाएं आपने लिखी हैं, और ये दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। जब आपने एक त्रिभुज को काटा और दूसरे को उसके ऊपर रख दिया, तब आप उसे सर्वांग सम कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने 2 अलग अलग त्रिभुज बनाए हैं, उन्हें रखा है, सर्वांग सम है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे भुजा 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 सर्वांग समता, यानी कि S S S सर्वांग समता, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, और AC बराबर है PR के, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम S S S सर्वांग समता नियम, S S S कॉन्ग्रुएंसी से हम कहेंगे। तो इसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, किस नियम से, S S S सर्वांग समता नियम से। तो अब आपको यहां पर मैंने त्रिभुज दिए हैं, यहां पर कुछ आकृतियां दी हैं। अब आपको ये एक आकृति है, ये एक आकृति है, आपको ये बताना है कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है, कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है, उसको सांकेतिक भाषा में लिखना है। सांकेतिक भाषा, संकेत याद है सर्वांग सम का, ये चिन्ह होता है सर्वांग सम का, इस भाषा में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम पहले चित्र की बात करते हैं। तो ये हमारा पहला चित्र है, ये A B C D, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं। ये जो AC भुजा है वो बराबर है BD के, AC बराबर है BD के या DB के 5.8। अब आप देखिए ये AB के बराबर कौन है, CD, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और ये तीसरी जो भुजा है, ये 2 त्रिभुज बन रहे थे ना, एक पहला त्रिभुज ये था
और दूसरा त्रिभुज ये था। हम इसी की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ACD और DBA की। तो ये AD दोनों में ही बराबर है, क्योंकि भाई AD तो अपने आप के बराबर होगा ही, अपने आप की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम के द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज ACD सर्वांग सम है त्रिभुज DBA के, ACDB ABDC। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं B के सापेक्ष C आ रहा है और A के सापेक्ष D आ रहा है, तो हमने वही किया है यहाँ पे बच्चों। A के सापेक्ष D लिया है, B के सापेक्ष C लिया है, तो ACD ही त्रिभुज बनेगा। ACD सर्वांग सम है त्रिभुज DBA के। कौन से नियम से? SSS यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। अगला प्रश्न है हमारे पास, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, यहां पर भी दो त्रिभुज बन रहे हैं। ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। पहले त्रिभुज यानी ट्रायंगल का नाम क्या है? PQS, और दूसरे ट्रायंगल का नाम है PRS। PQS PRS। अब इस PQS और PRS में देखेंगे हम, तो यहां लिख देंगे कि त्रिभुज PQS और PRS में जिस भी त्रिभुज की बात कर रहे हैं बच्चों, आप लिखिए, उसको कॉपी में लिखिए किसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर PQ, ये PQ है 5.3 और PRB है 5.3। PS तो अपने आप के ही बराबर होगा क्योंकि दोनों त्रिभुजों में शामिल है, इसलिए PS अपने आप के बराबर है, ये उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं इसे हम। और QS ये 3.5, ये भी 3.5, ये दोनों भी आपके बराबर हैं। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम के द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQS सर्वांग सम है त्रिभुज PRS के। और नियम जरूर लिखना है कि नियम है हमारा भुजा 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 सर्वांग समता नियम। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। आपकी जो अभ्यास, पहला वाला अभ्यास, दूसरा अभ्यास जिसमें सर्वांग समता दी हुई है SSS वाली, उसमें आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाएंगे। तो अब यहाँ एक प्रश्न और है, त्रिभुज की रचना करनी है जब दो भुजाएं हैं और एक कोण है। तो दो भुजाएं कौन सी हैं? DE 8 और EF 10 और एक कोण है 45। तो पहले आप क्या करिए बच्चों, सबसे लंबी वाली भुजा मैंने बना ली EF। E पर आप देख रहे हैं 45 का कोण है, तो मैंने कोण E पर यहां पर आप उसके चांदे की सहायता से 45 का कोण बना लीजिए। उसके बाद DE 8 दी हुई है, तो आपने यहां E पर प्रकार रखकर 8 सेंटीमीटर खोलकर चाप लगाई, D बिंदु आपको प्राप्त हो गया। तीनों को आपने मिला दिया और ये जो आपको प्राप्त हुआ यही आपका अभीष्ट त्रिभुज है, यानी कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो आपको इसकी रचना करनी आई। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके रचना के पद भी अवश्य लिखने हैं। कैसे लिखते हैं रचना के पद? पहले क्या किया था हमने? पहले EF खींचा था, तो वही लिख दिया। सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड EF बराबर 10 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद अब बिंदु E पर चांदे की सहायता से 45 का कोण बनाया। यही किया था ना। इसके बाद E बिंदु पर आपने 45 का कोण बनाया था, तो 45 का कोण आपने यहां खींचा। अब बिंदु E से ही आपने DE बराबर 8 सेंटीमीटर की चाप लगाई थी, तो वही लिखेंगे। बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जिसने 45 की किरण को बिंदु D पर काटा और फिर आपने D बिंदु को F से मिला दिया और यही आपका त्रिभुज आपको प्राप्त हो गया। चलिए एक प्रश्न और है यहां पर कि एक त्रिभुज ABC खींचना है, एक त्रिभुज है ABC खींचना है। इसकी भुजा आपको दी हुई है AC बराबर 4, AB बराबर 5 और कोण A बराबर 60। ठीक है, पहला प्रश्न तो यही है कि आपको ये त्रिभुज बनाकर दिखाना है। तो ये देखिए, हम यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर हमने इस त्रिभुज को बनाकर दिखाया है। ये रहा त्रिभुज ACB। तो त्रिभुज ACB कैसे बनाया? पहले वही AB बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, उसके बाद A पर 60 का कोण बनाया। चलिए इसे देखते हैं एक बार हम लोग। तो इसकी रचना बच्चों आपको करनी आती है। पहले आप ABC की जब रचना करेंगे कैसे बनाएंगे? पहले आप एक AB रेखाखंड खींचेंगे, उसके बाद A पर 60 का कोण बनाएंगे और A से ही फिर आप चाप लगाएंगे और इस बिंदु को इससे मिला देंगे, त्रिभुज आपको प्राप्त हो जाएगा। ये रहा आपका त्रिभुज। इस त्रिभुज के बाद बच्चों दूसरा त्रिभुज बनाना है PQR। ये भी हमने बना लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिभुज PQR। ये भी समान भुजाएं आपको इसमें दी गई हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इन्हें काटकर
एक दूसरे पर रखकर जांच कीजिए कि सर्वांगसम है या नहीं। बच्चों रचना तो आपको करनी आ गई है, दोनों त्रिभुज आपको यहां बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कागज पर इन्हें काटना है, काट कर फिर एक दूसरे पर लगाकर देखना है कि ये सर्वांगसम है या नहीं है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, ये हमने त्रिभुज बनाया था, ये रहा, ये हमने रचना की थी ना इस प्रकार से। ये सबसे पहले हमने AC बनाया था, ये AC 4 सेंटीमीटर, ये हमने लिया था यहाँ 5 सेंटीमीटर। इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो आप देख रहे थे कि हमने यहां बनाया था, यहाँ 4 सेंटीमीटर बनाया था AC को, इसे बनाया था हमने 5 सेंटीमीटर और यहां 60 डिग्री का कोण बनाया था, है ना। और ऐसे ही PQR बना लिया। अब इसे हम काट कर देखते हैं, लगाकर एक दूसरे के ऊपर की आएंगे कि नहीं। तो देखिए आप, मैंने ABC को काटा और इसके ऊपर लगा के देख रखा, दोबारा देखिए तो ये इसे पूरी तरह से ढक रहा है। तो कौन सी भुजा किसे ढक रही है, कौन सी भुजा किसे ढक रही है बच्चों? आप देखेंगे कि जो AC है, AC बराबर आ रहा है किसके, PR के, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। जो AB है वो आ रहा है आपका PQ के और वो आपका 5 सेंटीमीटर है। और जो BC है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये QR के तीसरी भुजा के बराबर फिर हो ही जाएगी। तो ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, तब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। और यही हमें यहां पर बच्चों दर्शाना था, यही हमें दिखाना था। इस प्रकार से आपको इसे करना है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि आपको इसे कैसे करना होगा। चलिए अब यहां पर अब जो नियम, दूसरा नियम है, दूसरे नियम पर बात करते हैं। ये है आपका नियम नंबर 2, नियम नंबर 2। तो यदि त्रिभुज की, दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं, उनके बीच का कोण और समान हो, तब वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये A के जो B जो बिंदु है, इसके सापेक्ष दो जो भुजाएं संगत हैं वो हैं AB, ये AB और है BC, ठीक है। इसी प्रकार से Q के सापेक्ष दो भुजाएं हैं PQ और ये है आपकी QR। तो आप देख रहे होंगे जो AB है वो PQ के बराबर है, AB PQ के बराबर है और जो BC है वो QR के बराबर है ना। ये दो संगत भुजाएं यहां पर बराबर हो गई हैं। इसके अलावा एक कोण, ये वाला, ये बराबर है, कौन सा, कोण B बराबर है कोण C के। तो दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण, इस कोण की बात नहीं कर रहे, इस कोण की बात नहीं कर रहे। जो दो भुजाएं ली उनके बीच का कोण, दो भुजाएं उनके बीच का कोण जब बराबर हो तब वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसे हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, यानी कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो इसे हम शॉर्ट में कहते हैं साइड एंगल साइड, यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, इसे हम कहेंगे। तो आशा है कि आपको ये सर्वांग समता अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, SAS शॉर्ट में कहते हैं। और त्रिभुज PQ तब भी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से भी दोनों त्रिभुज आपके बराबर ही होंगे। अब यहां पर आपको एक प्रश्न दिया है बच्चों कि बहुत सारे यहां पर आपको त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है, देख रहे होंगे। तो आपको यह बताना है कि कौन से दो त्रिभुज, एक का आंसर हमने गलती से लिख दिया है, चलिए कोई नहीं, आपको हिंट मिल गई इससे। तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इनमें से कौन से, आपको यह बताना है कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है, ध्यान देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, त्रिभुज, अब ये देखिए 7 और 4 के बीच में एक कोण बन रहा है, यहां 7 और 4 के बीच में कौन सा बन रहा है, M बन रहा है, ठीक है। और यहां 7 और 4 के बीच में कौन सा बन रहा है, E। और यहां 7 और 4 के बीच में ये बन रहा है, लेकिन ये दिया नहीं है बराबर, जो रेड कलर में दिए थे वही कोण आपके बराबर हैं बच्चों,
जो यहाँ लाल लाल रंग से दिए हुए वही कोण बराबर हैं, यानी कि ये a बराबर है n के, e के, j के और r के। तो आप देखेंगे 7 और 4 वाली जो भुजा है उनके बीच में a बन रहा है, या यहाँ पर n बन रहा है, यहाँ पर e बन रहा है, लेकिन यहाँ पर i है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ऐसे ही इनके बीच में यहाँ p बन रहा है और ये भी बराबर नहीं है। तो ये त्रिभुज तो सर्वांगसम नहीं हो सकते, आपस में बिल्कुल भी सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो ये तीनों सर्वांगसम होंगे। अब इन्हें लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे CAB। CBA मत लिख दीजिएगा। अगर आपने CBA लिखा, त्रिभुज CBA, तो ये हो जाएगा गलत, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये इनके बीच का कोण नहीं है B, इसलिए आपको CAB ही लेना है, CAB। और यहां क्या लिखेंगे? MNL, है ना, MNL। और यहां कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये बन रहा है आपका FED, FED। तो ये भी ध्यान रखना है कि 7 वाली को हम पहले लिख रहे हैं, 4 वाली को बाद में लिख रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। तो इसे लिखने का तरीका सीखते हैं हम लोग। तो ये देखेंगे आप, 7 वाली भुजा को पहले लिख रही हूं, यानी CA और B। तो इस त्रिभुज का नाम, ये जो त्रिभुज है CAB, इस त्रिभुज में आप लिखेंगे इसको MNL। नहीं, पर मैं अगर ऐसे लिखूंगी गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहां पर आप MNL नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 वाली भुजा पहले लिखनी है, यानी कि त्रिभुज LNM। और यहां पर नाम क्या होगा? त्रिभुज FED। ये 3 त्रिभुज हो गए। तो ये आपस में इसको आप लिख देंगे। एक तो मैंने लिख ही दिया है CAB FED, ये दोनों लिख दिया मैंने यहां पर, ये दोनों हमारे हो चुके हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा आगे दूसरा कौन सा है? इसे हम इरेज कर देते हैं बाकी को। तो दूसरा है CAB और LNM, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे। अब बच्चों इसी जो नियम पर, कौन सा नियम है? कोण भुजा SAS, इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। जब आपको 2 भुजाएं और एक कोण दिया हो, 2 भुजाएं और एक कोण दिया हो, तो आपको यह बताना है कि सर्वांगसम है या नहीं, और यदि है तो क्यों। प्रश्न सीधा सा है। तो यहां आपको चित्र दिया है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा त्रिभुज है? CAD। पहले प्रश्न हल करेंगे, फिर रचना सीखेंगे। CAD और BAD। अब आप इसमें जरा देखिए कि क्या क्या बराबर दिया है। आपको दिया है AC बराबर AB, यानी कि AB बराबर AC आपको दिया है, आपने लिख दिया। इसके बाद आपको ये कोण कौन सा? BAD बराबर दिया है CAD के। BAD DAB बात एक ही होती है, आपने लिख दिया, दोनों बराबर हैं जी। उसके बाद AD अपने आप के बराबर होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये V शेप की आकृति बन रही है, यहां भी V शेप की आकृति बन रही है। तो ये दोनों कौन से नियम से? SAS, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि त्रिभुज, अब आप लिख सकते हैं इसको, त्रिभुज CAD सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, क्योंकि आपको संगत भुजाओं के अनुसार ही सर्वांग समता लिखनी है। और नियम जरूर लिखना है। कौन सा नियम है? भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS सर्वांग समता, SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा त्रिभुज की रचना करना जबकि हमें 3 भुजाएं दी हो, SSS। हमने कहा था कि भुजा कोण भुजा की रचना भी बताएंगे, वो हम अगली कक्षा में सीखेंगे। तो आज हमने क्या सीखा था? खाली हमने सीखा त्रिभुज की रचना करना जब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो, यानी कि SSS भुजा 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 दिया हुआ हो, तब आपको त्रिभुज की रचना कैसे करनी है वो आपने जान लिया है। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं यानी संगत भुजाओं के बराबर हो। संगत वर्ड क्यों लगा रहे हैं बच्चों? यहां हम संगत वर्ड इसलिए लगा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे AB और PQ बराबर है तो आप AB बराबर फिर RQ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो PQ के ही बराबर है। संगत भुजाओं के अनुसार ही आपको लिखना है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों, तब हम कहते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है, और इसे हम कहते हैं भुजा 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 सर्वांग समता नियम, यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा।
और यहां पर एक डायग्राम दिखा दिया, जैसे कि AB भुजा आपकी PQ के बराबर है, AC भुजा आपकी PR के बराबर है और BC भुजा आपकी QR के बराबर है। तब आप क्या कहते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। मैं लिख के दिखा देती हूं यहां पर कि त्रिभुज ABC सर्वांग समता का चिन्ह लगाते हैं और त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। और किस नियम से साइड कॉन्ग्रुएंसी से, यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये आपके सर्वांग सम है। अब बच्चों और हमने क्या सीखा? हमने सीखा त्रिभुज की रचना करना, जब त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण भी ज्ञात हो। एक प्रश्न किया था हमने ऐसा, आपको याद होगा, हमने काट कर देखा भी था कि वो उसके ऊपर आकर हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको और प्रश्न भी कराए जाएंगे अगली कक्षा में, तो ध्यान रखना है। अभी त्रिभुज की रचना आपने सीख ली है, जब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण आपको दिया गया हो। और एक और नियम था, इसी का नियम भी था, कौन सा? जब दो भुजाएं, संगत भुजाएं, दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं, उनके बीच का कोण मैंने बताया था V बनाएगा, V। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों के बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि ये दोनों बराबर हैं, मतलब इन दोनों के बीच का ना देके ये दे दिया, तो फिर ये सर्वांग समता आपकी नहीं लग सकती। ध्यान रखना है, V में ही उसके बीच का ही कोण होना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि यह है आपकी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, यानी कि साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी इसे हम कहते हैं। और इसके डायग्राम के द्वारा समझते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था V शेप ABC PQR, तो ये V बन रहा है। इसका जो बीच का ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इस V के इस कोण के बराबर है, और V बन रहा है क्योंकि ये भुजाएं आपको बराबर दी हुई हैं। ये AB बराबर है PQ के। इसे एक बार फिर देख लेते हैं, तो ये AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, और ये कोण बराबर है आपका Q कोण के। तब आप कहेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? PQR के। कौन से नियम से बच्चों? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये आपके सर्वांग सम है। अब बच्चों यहां पर आपको एक असाइनमेंट दिया है। असाइनमेंट में कुछ प्रश्न दिए हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए, इनको एक बार देख लीजिए, चाहे तो इसका फोटो खींच लीजिए, इनको आप उतार लीजिएगा। एक त्रिभुज है, PQR की रचना करनी है। इसमें 3 भुजाएं ज्ञात है बच्चों, 3 भुजाएं दी हुई हैं, यानी कि SSS। इसकी रचना करना सिखाया था आज। इसी प्रकार से 2 भुजाएं एक कोण ज्ञात हो, ये भी सिखाया था मैंने आज आपको रचना करना। और फिर ये बहुत सारे त्रिभुज दिए गए हैं बच्चों, देखो ये पहला त्रिभुज है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इसमें 2 त्रिभुज हैं। आपको ये बताना है कि कौन से त्रिभुज के कौन से जोड़े आपस में बराबर हैं, और सांकेतिक भाषा में इसको आपको लिख कर दिखाना है। कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है, इसके उत्तर को आपको सांकेतिक भाषा में लिखना है। मुझे पूरी आशा है कि आप इसे कर लेंगे। तो बच्चों आज की कक्षा में जो हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, इनको आपको गृह कार्य में भी अवश्य करके लाना है। अभ्यास 13C और 13D को करना भूलिएगा मत, इसे करने का प्रयास आपको करना है। और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, सर्वांग समता का जो बचा हुआ भाग है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।